हेलो गाइस, इकोनॉमिक्स के इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ में मैं हितेश एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फिलिप्स कर्व एंड रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या है। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फिलिप्स कर्व क्या होता है, किसने दिया, कब दिया, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या होता है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या होता है और फिलिप्स कर्व के बारे में अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने क्या क्या अपने व्यूज़ दिए हैं। साथ ही हम रेटेक्स हाइपोथेसिस को भी इससे थोड़ा लिंक करके लास्ट में देखेंगे। और रेटेक्स एक्सपेक्टेशन जो रेटेक्स है, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया है। आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। रेशनल एक्सपेक्टेशन से पहले दो टाइप के व्यूज़ चलते थे, जो केन्जियन व्यूज़ चलता था जिसको अपन एनिमल स्पिरिट कहते हैं, और इसके बाद में जो मुद्रावादी अर्थशास्त्री आए जिसमें फ्रीडमैन, जिन्होंने एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन को आधार मानते हुए अपने सिद्धांत दिए थे। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं फिलिप्स कर्व की। सबसे पहले बात करेंगे कि फिलिप्स कर्व किसने दिया। क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है कि 4 कथन दिए जाएंगे और कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। पहला कथन कि ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ये भी ध्यान रखना है। साथ में इंग्लैंड के थे, ये भी ध्यान रख सकते हो। इनका नाम था A.W. फिलिप्स। फिलिप्स कर्व किसने दिया? तो A.W. फिलिप्स ने। कहाँ के थे? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। आप साथ में इंग्लैंड भी ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड भी याद रख सकते हैं। दूसरा कथन, ब्रिटेन के ही 100 वर्षों के आंकड़े लेकर इन्होंने एक कर्व डिराइव किया था जिसे फिलिप्स कर्व कहा जाता है। कब दिया था? 1958 में एक लेख प्रकाशित हुआ। इसके बाद इन्होंने इन 100 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर एक कर्व डिराइव किया था, जिसके अंदर ध्यान दीजिएगा, अभी हम पढ़ते हैं कि फिलिप्स कर्व किसके बीच में संबंध को बताता है। तो बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब स्टार्टिंग में A.W. फिलिप्स ने जो अपने विचार दिए थे, जिसके अंदर किस किस के बीच में संबंध को बताया था, तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड मॉनिटरी वेजेस, मुद्रा मजदूरी की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में संबंध को व्यक्त किया था। तो जब भी क्वेश्चन आता है, जब वहाँ पे बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति न दिया हो और वहाँ पे दिया हो मौद्रिक मजदूरी दर और बेरोजगारी की दर, तो ये आंसर भी सही होगा, क्योंकि स्टार्ट में जब फिलिप्स कर्व बना था तो किसके बीच में संबंध को व्यक्त किया था? मौद्रिक मजदूरी की दर और बेरोजगारी की दर के बीच संबंध को बताया गया था। फिर बाद में जो फेल्प्स आए थे, उन्होंने बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच विपरीत संबंध को बताया, इनके बीच में ट्रेड ऑफ को बताया था। तो ध्यान क्या देना है? A.W. फिलिप्स ने फिलिप्स कर्व दिया। इंग्लैंड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, 100 वर्षों के आंकड़ों पे इन्होंने एक लेख लिखा था और उसके बाद एक कर्व को डिराइव किया था। किसके बीच संबंध को बताया था? बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी की दर के बीच संबंध को व्यक्त किया था। लेकिन बाद में फेल्प्स वगैरह आए थे, उन्होंने बेरोजगारी की दर और मौद्रिक या इसको कह सकते हैं मुद्रास्फीति की दर के बीच में ट्रेड ऑफ को बताया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम फिलिप्स कर्व कैसा है। इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है रेट ऑफ मनी इन्फ्लेशन, यहाँ लिखा है हमने स्फीति की दर और इधर है बेरोजगारी की दर। हमने आगे ही डिस्कस किया कि फिलिप्स कर्व किसके बीच? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है विपरीत संबंध, विनिमय को बताता है। ट्रेड ऑफ का मीनिंग है विनिमय, विनिमय मतलब यहाँ विपरीत संबंध से है। तो जैसे ही मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होती है, वैसे ही जैसे माना कि मुद्रास्फीति की दर यहाँ 1 है, वहाँ बेरोजगारी की दर 4% है। जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक वैसे ही बेरोजगारी कम होके 2% हो जाती है। और यदि मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो बेरोजगारी की दर और कम हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच में विपरीत संबंध को व्यक्त करने वाले वक्र को फिलिप्स वक्र कहा जाता है। आगे देखिए, ये USA का फिलिप्स कर्व ड्रॉ किया हुआ है जो 1960 से 70 के दशक के बीच का है। देखिएगा, ये फिलिप्स कर्व भी कुछ नेगेटिव स्लॉप्ड ही हैं,
तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के डेटा के बेस पे, इंग्लैंड के डेटा के बेस पे एक फिलिप्स कर्व ड्रॉ किया गया, वो भी नेगेटिव स्लॉप्ड और ट्रेड ऑफ को शो कर रहा था। ठीक यूएसए में भी डेटा लिए गए 60-70 के दशक के, और उस आधार पर एक फिलिप्स कर्व ड्रॉ किया गया जो कि पहले वाले फिलिप्स कर्व जो नकारात्मक ढाल, नेगेटिव स्लॉप्ड और डाउनवर्डेड स्लॉप्ड है, ठीक इसी प्रकार का फिलिप्स कर्व हमें प्राप्त हुआ। ध्यान देने वाली बात कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करने वाला वक्र है ये, और प्रदर्शित करने वाला स्थिर फिलिप्स वक्र का जो विचार है वो 1970 के दशक और 80 के प्रारंभ में टूट गया। टूटने का मतलब ये विचार धीरे धीरे जो इसकी जो एजम्पशंस थी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध पाया जाता है, ये एजम्पशंस जो थी, जो मान्यता थी, वो टूट गई, पूरी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, ये पहले वाले पूरे वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था रेटेक्स के अंदर कि जब 30 के दशक की बात करें तो 50-60 के दशक में केन्सवादी जो इकोनॉमिक्स था वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारे सामने प्रॉब्लम थी मनी इन्फ्लेशन की, और इसके बाद 60 के दशक के बाद की बात करें तो दूसरी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की आ गई, और उस समय हमारे सामने दोनों ही प्रॉब्लम एक साथ आने लगी, और उस समय हमें एक नए सिद्धांत की ज़रूरत पड़ी, नए समष्टिगत आर्थिक सिद्धांतों की आवश्यकता महसूस हुई, और उस समय एक नया सिद्धांत हमारे सामने आया जिसका नाम था रेटेक्स हाइपोथेसिस, जो कि 1961 में जॉन मूथ के द्वारा दिया गया था। लेकिन 10 सालों तक वो इनएक्टिव रहा। इसके बाद रॉबर्ट ल्यूकास के द्वारा इसे वापस विकसित किया और अच्छे तरीके से समष्टिगत आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में इसका उपयोग किया गया। क्लियर है फिलिप्स कर्व किसने दिया, कैसे शेप होती है, ब्रिटेन के अंदर A.W. फिलिप्स, नेगेटिव स्लॉप, ट्रेड ऑफ किसके बीच, मौद्रिक मजदूरी और बेरोजगारी के बीच, ये फिलिप्स ने कहा था। और फेल्प्स ने क्या कहा कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच में ट्रेड ऑफ को प्रदर्शित करता है। लेकिन 70 के दशक और 80 के प्रारंभ में ये मिथक टूट गया और इनके बीच किसी प्रकार का कोई ट्रेड ऑफ नहीं पाया गया। दोनों ही स्थितियाँ एक साथ हुई तो ये नेगेटिव ना होके पॉजिटिव स्लॉप्ड हो गया। तो इस स्थिति में ये फिलिप्स का विचार और केन्सवादी इकोनॉमिक्स दोनों के दोनों मौन रहे, इस बारे में किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं बता पाए। चलो आगे देखते हैं। 1970 में यूएसए की बात करें, जहाँ पे मनी इन्फ्लेशन भी हाई और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई, मतलब मुद्रास्फीति भी ऊंची दर के साथ चल रही थी और इधर से बेरोजगारी की दर भी ऊंची थी। जब दोनों ऊंची है, ऐसी स्थिति में फिलिप्स धारणा और केन्सवादी मॉडल दोनों साइलेंट थे इस बारे में कोई विचार नहीं दे पाए, कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाए। और ऐसी स्थिति को जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ बढ़ती हैं तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, जिसे अपन स्थैतिक स्फीति या गतिहीन स्फीति कहते हैं। तो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन का अपन एक वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट टाइम पे इसके बाद, तो आप उसे भी देखिएगा। चलो आगे देखते हैं कि फिलिप्स कर्व की जो व्याख्या है वो केन्सवादी इकोनॉमिस्ट ने किस तरीके से की है। जो केन्सवादी थे, अब हम जानते हैं कि केन्सवादी जो इकोनॉमिस्ट है वो ये मानते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है उसका रोल कम है और जो मोटा मोटा रोल है वो किसका है, एग्रीगेट डिमांड का है। प्रभावी मांग को ये महत्वपूर्ण एक टूल और एक साधन मानते हैं। तो देखिए यहाँ चर्चा करते हैं अपन AS और AD के बेस पे अपन किस तरीके से PC कर्व को इन्होंने ड्रॉ किया था। जैसे शॉर्ट रन की बात करें, क्योंकि केन्सवादी इकोनॉमिस्ट अल्पकाल को मानते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये AS कर्व बताया गया है और ये AD कर्व बताया गया है, जो A बिंदु पे संतुलन में है, जहाँ पे कीमत स्तर P0 और रियल GNP की बात करें जो Y0 है। लेकिन इनका ये मानना था कि यदि अर्थव्यवस्था में रियल GNP को बढ़ाना है, यदि
विकास करना है, वृद्धि दर को बढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक या राजकोषीय उपायों के माध्यम से समग्र मांग को बढ़ाना चाहिए। तो इस माध्यम से यदि समग्र मांग को बढ़ाया जाता है किसी सामाजिक व्ययों को बढ़ाकर या मौद्रिक जो मॉनिटरी टूल्स हैं उनका यूज़ करके, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो हम जानते हैं डिमांड बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, और साथ ही साथ हम इसी फ्लो में चलते रहेंगे तो लोगों की इनकम हाई रहेगी, तो धीरे धीरे वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने लगेगी। तो हम आगे देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो जैसे डिमांड ज़्यादा है और हमने प्राइस तो एज इट इज़ रखी, जो सप्लाई है उसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्राइस लेवल है वो हाई हो जाता है। तो जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो कीमत स्तर बढ़ गए, कीमत स्तर बढ़ के P1 हो गया, लेकिन साथ ही साथ जो रियल GNP है वो भी बढ़ के OY1 हो गई। और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाता है तो प्राइस लेवल और बढ़ गया, लेकिन साथ ही साथ रियल GNP में भी वृद्धि होती है। यदि इन तीनों ही स्थितियों से अपन PC कर्व को ड्रॉ करें, फिलिप्स कर्व को बनाएं, तो उसको देखिएगा। पहली कंडीशन को देखें, जो पहली लाइन है जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ देखते हैं हम कि जब प्राइस लेवल कम है, जब मुद्रास्फीति कम है, प्राइस लेवल कम होने का मतलब मनी इन्फ्लेशन कम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। जैसे ही प्राइसेस बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन होता है, तो हम कहते हैं बेरोजगारी घटती है, रोजगार की दर में वृद्धि होती है। जैसे और कीमतों के स्तर में वृद्धि होती है, अर्थात मनी इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो बेरोजगारी और कम होती है। इस प्रकार से फिलिप्स कर्व को ड्रॉ किया जा सकता है। तो केन्सवादी का जो फिलिप्स कर्व है वो किससे ड्रॉ हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के माध्यम से। जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, और प्राइस लेवल बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि ग्रोथ बढ़ेगी। ग्रोथ बढ़ेगी इसका मतलब उत्पादन बढ़ रहा है, तभी तो ग्रोथ बढ़ रही है। उत्पादन बढ़ रहा है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो बेरोजगारी धीरे धीरे कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि समग्र मांग को बढ़ाकर रियल GNP को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। ये किसका मानना था? केन्सवादी इकोनॉमिस्ट का मानना था। आगे देखिएगा कि जेम्स टॉबिन ने फिलिप्स कर्व की धारणा को किस प्रकार से व्यक्त किया। जेम्स टॉबिन के फिलिप्स कर्व को देखिएगा, यहाँ एक UC लिखा हुआ है जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक क्रिटिकल रेट है। तो क्रिटिकल रेट जहाँ शो की गई है उसके बाद आप देखिएगा फिलिप्स कर्व की दो कंडीशन है, वहाँ वो अनुलंब ना रह के वो नेगेटिव स्लोप्ड है। दो स्थितियाँ हैं, देखिएगा कि जो टॉबिन है, टॉबिन ने कहा कि ये वर्टिकल भी होता है और नेगेटिव स्लोप्ड भी होता है। तो इसने दो प्रकार के फिलिप्स कर्व को शो किया कि ऋणात्मक ढाल वाला और वर्टिकल सीधा अनुलंब भी हो सकता है। इन्होंने कहा कि जो फिलिप्स कर्व है उसमें किंक होता है, कहीं ना कहीं विंकुचन होता है, कहीं ना कहीं से वो मुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ एक विंकुचित फिलिप्स कर्व की जो धारणा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किंग शेप्ड फिलिप्स कर्व की जो धारणा है वो किसने दी थी? तो ये टॉबिन का विचार है। और उस जहाँ पे किंक होता है वहाँ बेरोजगारी की कौन सी दर होती है? तो हम कह सकते हैं वहाँ पे क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब देखिएगा इस स्थिति को आगे देखते हैं हम कि जब क्रिटिकल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट की, उस समय क्या होता है? दो चीज़ें हैं। हमने इस कर्व में देखा, यहाँ पर तो ट्रेड ऑफ है। ये देखिए, जब स्लॉप नेगेटिव है तो ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का मतलब नेगेटिव स्लॉप है तो ट्रेड ऑफ है, विनिमय हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। तो नेगेटिव स्लोप है वहाँ तक तो ट्रेड ऑफ है, लेकिन जहाँ पे वर्टिकल हो रहा है वहाँ किसी प्रकार का ट्रेड ऑफ नहीं है। वहाँ पे बेरोजगारी स्थिर है और मुद्रास्फीति बढ़ती ही जा रही है। बढ़े या घटे, लेकिन बेरोजगारी में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ वही बात की जा रही है कि जब क्रिटिकल रेट होती है तो क्रिटिकल रेट के बाद कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है और जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल हो जाता है।
अब इससे क्या होगा, अब इससे ज़्यादा रोजगार देना संभव है ही नहीं, क्योंकि उतने बेरोजगार तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनमें स्किल नहीं है, कई लिंग भेद की समस्या आ रही है, कोई किसी गलत स्थान पे नियुक्त किया गया है या किसी दृष्टिकोण से वो इस काम के लायक नहीं है। वो तो बहुत प्रकार की ऐसी समस्या आती है जिस कारण से उस स्तर के नीचे बेरोजगारी को नहीं लाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि मजदूरी नीचे की ओर, हम हमेशा जानते हैं कि जो भी मजदूरी है, जो वेजेस है, वो डाउनवर्डेड की ओर स्टिकी होती है, अनम्य होती है, नीचे की ओर नहीं जाएगी मजदूरी। कोई भी कम मजदूरी पे काम करना नहीं चाहेगा। यदि कटौती करेंगे तो उसका विरोध जरूर होगा। अब देखिएगा, ठीक इसी प्रकार का एक फिलिप्स कर्व दिया था सोलो ने। ध्यान क्या रखना है, सोलो ने एक तो दिया पॉजिटिव और एक दिया नेगेटिव। इसके फिलिप्स कर्व में हमको ध्यान ये देना है कि कब पॉजिटिव रहेगा, कब नेगेटिव रहेगा। जब ये सोलो ने कहा कि जब ये पॉजिटिव रहेगा, जब स्फीति दर जो इन्फ्लेशन है वो यदि पॉजिटिव है तो फिलिप्स कर्व वर्टिकल होगा, जबकि यदि ये नेगेटिव है तो ये फिलिप्स कर्व हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर। सोलो ने क्या कहा कि स्फीति दर धनात्मक है तो ये वर्टिकल होगा, और स्फीति की दर यदि ऋणात्मक जाती है, नेगेटिव जाती है, जीरो से नीचे जाती है, तो ये वक्र हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब फिलिप्स वक्र की जो धारणा है जो कोलैप्स हुई, क्यों हुई? यूएसए के अंदर देखा गया, जो 1971 के जो पीरियड के अंदर देखा गया कि ये फिलिप्स कर्व देखिएगा आप, ये फिलिप्स कर्व ही है कि पहले यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को बताया गया, यहाँ इन्फ्लेशन को बताया। यहाँ आप देखिएगा कि पहले धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर ऋणात्मक। तो इस प्रकार से ये अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर बेरोजगारी और स्फीति की दरों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो ये किसी तरीके से नेगेटिव स्लॉप्ड नहीं रहा, न वर्टिकल रहा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो धारणा फिलिप्स ने दी थी कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है, वो ट्रेड ऑफ यहाँ पे कहीं देखा नहीं गया। इस कारण से फिलिप्स कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। हम कह सकते हैं कोलैप्स हो गया, विध्वंस हो गया उस कॉन्सेप्ट का। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर दोनों एक साथ बढ़ने लगी थी। हमने फ्रीडमैन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फ्रीडमैन ने किस टाइप का फिलिप्स कर्व दिया था? इन्होंने दिया था लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। हमको ध्यान होगा, हमने जब एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पढ़े थे तो फ्रीडमैन का जो कॉन्सेप्ट है वो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड है। तो इन्होंने जो फिलिप्स कर्व की धारणा दी थी, जिसको त्वरित परिकल्पना कहा जाता है, जो कि किस पर बेस्ड है? एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पर। जब इन्होंने क्या बताया उसको देखिएगा, बेरोजगारी और स्फीति के बीच में अल्पकाल में तो ट्रेड ऑफ होता है। इन्होंने कहा कि शॉर्ट रन के अंदर हम बात करें तो ट्रेड ऑफ मिलेगा, लेकिन यदि दीर्घकाल की बात करें, लॉन्ग रन की बात करें, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर के बीच में किसी प्रकार का कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है। इनके बीच जो फिलिप्स कर्व है वो ऋणात्मक ढाल वाला नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि स्फीतिकारी जो प्रत्याशाएं हैं, स्फीति की पिछली प्रवृत्ति की बात करें, क्योंकि इन्होंने एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की बात की थी कि लोग पिछली अवधियों में क्या हुआ उससे कुछ सीखेंगे और उस आधार पर जो पास्ट है उसके बेस पे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। इस आधार पर इन्होंने बताया कि वो ट्रेड ऑफ फेल हो जाता है, लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं। लेकिन खैर ये रेटेक्स की तरह अनुमान नहीं लगा पाए थे क्योंकि उतना विवेकशील नहीं माना था। आगे देखिएगा, इन्होंने ही कहा था एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के अंदर की बात करें अपन, जो फ्रीडमैन का फिलिप्स कर्व है उसको अपन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, कि जो स्फीति की वास्तविक दर है वो यदि प्रत्याशित दर से ज़्यादा रहती है, लोग एक्सपेक्ट तो कर लेते हैं। जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि जो रेट मनी इन्फ्लेशन की रेट है वो 2% रहेगी, लेकिन वास्तव में वो 4% रह जाती है। मतलब वास्तविक दर ज़्यादा हो गई, उन्होंने एक्सपेक्ट कम किया था और रियल जो रेट है वो ज़्यादा मिली।
तो ऐसी स्थिति में उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे वो फेल हो गए। फिर उनको रिवाइज करेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे। उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन है उसमें जो एक्सपेक्ट करने वाला है, जो इकोनॉमिक एजेंट है, वो रेशनल नहीं होता है, विवेकशील नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, हम इमेजिन करते हैं कि 2% की मुद्रास्फीति की दर है और 3% बेरोजगारी है। अब 3% बेरोजगारी है और 2% स्फीति की दर है। सरकार प्रयास करती है कि बेरोजगारी को कम किया जाए। सरकार क्या प्रयास करती है? बेरोजगारी को कम किया जाए। यहाँ देखिएगा अच्छे से, उधर मैं आपको बताऊंगा। जैसे बेरोजगारी 3% है और इन्फ्लेशन 2% है। सरकार क्या करती है? बेरोजगारी को कम करने का प्रयास करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को नीचे, जैसे नीचे एरो लगा रखा है, कम करने का प्रयास करती हैं। तो कम करने के लिए वो क्या करेगी? मनी सप्लाई को बढ़ाएगी, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाएगी। मुद्रा की मात्रा को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? वो दोनों टूल काम करेंगे। दोनों पॉलिसीज़ के अंदर, जैसे फिस्कल पॉलिसी एक्सपांशनरी कर दें या फिर वो मॉनेटरी पॉलिसी को चीप कर दें। तो जैसे ही उसके माध्यम से मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ेगी, साथ साथ में उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो जो वर्कर्स हैं उनकी मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। जब लोगों की, जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट गिर के तो कितना हो गया? 2% हो गया। ध्यान दीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट घट के कितना हो गया? 2% हो गया। यहाँ से हम कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात, जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट 2% हुआ, वैसे ही लोगों ने किसकी डिमांड की? वेजेज को बढ़ाने की डिमांड की, क्योंकि कीमतें बढ़ गई थी। तो वेजेज को बढ़ाने की मांग की, तो वेजेज बढ़ने से उनको ये लगने लगा, किसको? वर्कर्स को। वर्कर्स को ये लगने लगा कि हमारे जो रियल वेजेस हैं, रियल वेजेस का मतलब होता है उनकी वास्तविक मजदूरी। 2 प्रकार की बात करते हैं हम, एक तो वास्तविक मजदूरी होती है और एक मौद्रिक मजदूरी होती है। तो उनकी वास्तव में रियल जो वेजेस थे वो नहीं बढ़े थे, उनके मॉनेटरी वेजेस बढ़े थे। लेकिन उनको ये लगने लगा था कि हमारी जो रियल वेजेस हैं वो बड़े हैं। और फिर इससे क्या होता है कि जो पीसी कर्व है वो ए से बी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ आता है, क्योंकि मजदूरी बढ़ाने की मांग की। उनको ऐसे लगने लगा कि हमारे पास में ज़्यादा पैसा आ रहा है, ज़्यादा मजदूरी आ रही है, बेरोजगारी कम होकर 2% पर आ गई है। तो इससे क्या होगा? देखिए आगे बात करते हैं। जैसे ही उनको ऐसा लगने लगा तो पीसी कर्व ए से बी पॉइंट की ओर शिफ्ट हुआ, मूव हुआ। फिर वहाँ से जो वास्तव में कीमतें बढ़ गई, क्योंकि जैसे ही बेरोजगारी कम हुई तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट रन में जैसे बेरोजगारी कम की तो 3 से 2 पे आएंगे, तो ये वक्र ये है। तो इस ए से बी पर आएंगे तो कीमतें बढ़ गई, कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ के कितनी हो गई? 4% हो गई। उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि मुद्रास्फीति 2% ही रहे और बेरोजगारी कम हो जाए, लेकिन उनकी जो प्रत्याशाएं थी, उनकी प्रत्याशाएं 2% की थी, लेकिन वास्तव में मुद्रास्फीति कितनी हो गई? 4% हो गई। ऐसे में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति 4% हुई क्योंकि लागतें बढ़ गई, लागतें बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ गया और बढ़ के 4% हो गया। तो अब जो वर्कर्स थे वो महसूस करने लगे कि हमारी वास्तविक मजदूरी थी वो नहीं बढ़ी है, वो कम हो रही है। और फिर वो वेजेस को बढ़ाने की मांग करेंगे, फिर उनकी मजदूरी को बढ़ाने की मांग करेंगे। इस प्रकार फिर क्या होगा? मुद्रा नीति से क्या होगा? मनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो डिमांड करेंगे तो वापस कंडीशन क्या आएगी? धीरे धीरे या तो वो ज़्यादा मजदूरी की मांग करेंगे तो वापस कहाँ पे आएंगे? इस वाली पोजीशन पे, इधर सी वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, तो वापस बेरोजगारी बढ़ेगी। यदि फिर से सरकार प्रयास करती है कि और बेरोजगारी को कम कैसे किया जाए, क्योंकि वापस इस स्थिति में आ गए, क्योंकि रोजगार कम हो गया, जैसे मजदूरी की मांग ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं तो वापस पुनः स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि वो डिमांड कम कर देंगे। फिर पुनः सरकार यदि प्रयास करती है कि जो इन्फ्लेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया जाए, और फिर पुनः वही स्थिति होती है
कि अनएम्प्लॉयमेंट कम करने जाते हैं तो स्फीति बढ़ के 8% तक हो जाती है। ऐसी स्थिति में वापस जो लॉन्ग रन, क्योंकि ये तो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन लॉन्ग रन जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल एक सीधी खड़ी लंबवत रेखा के रूप में हमें ज्ञात होता है, क्योंकि ये प्रदर्शित करता है कि अल्पकाल में तो हम ट्रेड ऑफ शो कर सकते हैं, अल्पकाल में जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है इसके बीच ट्रेड ऑफ होता है, लेकिन दीर्घकाल में वापस जो संतुलन है वो इसी बिंदु पर आकर रह जाएगा, जहाँ पर कुछ प्रतिशत बेरोजगारी तो रहेगी ही रहेगी, जिसको अपन बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कह सकते हैं। अब प्राकृतिक दर का मतलब ये है कि वहाँ पे ऐच्छिक बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं अपन जो पूर्ण रोजगार की बात करते हैं, जो पूर्ण रोजगार की बात करेंगे जिसके अंदर जो ऐच्छिक बेरोजगार है उसका कुछ नहीं, जो अनैच्छिक यदि बेरोजगार रह जाते हैं तो वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे, लेकिन वहाँ किसी प्रकार की अनैच्छिक बेरोजगारी न रहे तो हम कह सकते हैं कि वहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है। आगे देखिएगा, अब क्लियर हो गया होगा कि फ्रीडमैन का जो दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व है वो किस प्रकार का होता है। तो इन्होंने बताया था कि ये फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल होता है। आगे देखें कि नोट लगाया हुआ है। अब रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या कहती है कि सरकार यदि फिर से मुद्रास्फीति को बढ़ाकर यदि बेरोजगारी को कम करने का प्रयास करती है और कर्मचारी और फर्म हैं वो फिर से पहले की तरह अपनी मौद्रिक मजदूरी को बढ़ा हुआ मानेंगे और मौद्रिक मजदूरी के बढ़ने से वो रियल जो वेजेस हैं उसको भी बढ़ा हुआ मानेंगे और काम पे लग जाएंगे, बेरोजगारी थोड़ी कम होगी, लेकिन इससे वापस मजदूरी की जैसे मजदूरी बढ़ी तो वहाँ पे जो कोस्ट बढ़ेगी, कोस्ट बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी और पुनः स्थिति पहले वाली आ जाएगी। तो सरकार एक बार दो बार तो ऐसा कर सकती है, लेकिन हर बार ऐसा करेगी तो लोग पहले से एक्सपेक्ट कर लेंगे। इस कारण ये कहा जाता है कि सरकार यदि दोबारा ऐसी नीति अपनाती है तो लोगों को बार बार मूर्ख नहीं बना सकती है। ये रेशनल एक्सपेक्टेशन कहते हैं कि लोगों को एक बार यदि लोग गलती करते हैं तो उनकी गलती एक बार ही होगी, दो बार होगी, लेकिन गलती को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। वो जैसे एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के अंदर अपन ने कहा था कि रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है रेटेक्स में कि वो गलती को रिपीट नहीं करते हैं। सरकार अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीति में किसी प्रकार के बदलाव करके लोगों को बार बार मूर्ख नहीं बना सकती है। लोग इस चीज़ को जो होने वाले परिवर्तन है, नीतियों में होने वाले परिवर्तन है, उनसे पहले से वाकिफ़ होते हैं, उनके बारे में वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या कहता है कि सरकार ऐसे करके बार बार लोगों को मूर्ख नहीं बना सकती है। अगला कि फर्म और वर्कर की बात करें तो वर्कर्स क्या करेंगे, अपने मजदूरी समझौते, और फर्म क्या करेगी, कीमत नीतियों के द्वारा अपनी अपनी प्रत्याशा बना लेते हैं कि मजदूरी, जैसे मजदूर सोच लेंगे कितनी मजदूरी को बढ़ाया जा सकता है और फर्में मान लेगी कीमत नीतियों में इतनी कीमत बढ़ाई जा सकती है, तो पहले से एक्सपेक्ट कर लेंगे, तो ताकि बेरोजगारी की वास्तविक दर और प्रत्याशित दर, जो हमने पहले कहा कि जो एक्सपेक्टेड, जैसे ये एक्सपेक्ट किया था इन्होंने, ये एक्सपेक्ट था लेकिन ये रियल था, तो उनके बीच में कोई फ़र्क न रहे, बेरोजगारी के बीच में कोई फ़र्क न रहे, स्फीति की दरों के बीच में भी कोई अंतर न रहे, जो एक्सपेक्ट किया जाए वही रहें, तो ऐसी स्थिति में अल्पकाल में भी कोई अंतर न रह जाए। किसके बीच में, वास्तविक और प्रत्याशाओं के बीच में। जो दीर्घकाल में तो अपन बात कर ही रहे हैं कि कोई अंतर नहीं होता और वर्टिकल हो जाता है, ठीक इसी प्रकार अल्पकाल में भी कोई जो अपन नेगेटिव ट्रेड ऑफ की बात करते हैं वो न रहे और अल्पकाल में भी जो एक्सपेक्ट किया जाए वही रियल में स्थितियाँ प्राप्त हो। ये रेटेक्स हाइपोथेसिस कहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लगातार बने रहिएगा इकोनॉमिक्स के नए नए वीडियोज़ और नए नए कॉन्सेप्ट से रूबरू होने के लिए। थैंक यू वेरी मच।